हेलो बच्चों, मैं हूं आपका पार्थ सर। कंप्लीट बायोलॉजी या बायोलॉजी से संबंधित किसी भी डाउट के लिए आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। हेलो, गुड आफ्टरनून। आ गई मैम। इंतजार का क्या बोलते हैं, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। हाँ चलो। तो आज बेटा चैप्टर 21 जो है आपका एनसीईआरटी का मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन या ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नर्व या न्यूरॉन, आज हम वो भी खत्म करेंगे। एंड बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। मुझे लगता है मेरे बच्चे एक्चुअली बहुत कुछ सीख गए हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उनके पास जो भी बुक है, मैंने एक बुक का आपको नाम भी बताया था, डॉक्टर अली, आप उसको प्रैक्टिस करिए। और बेस्ट थिंग इज कि उस क्लास का, उस बुक का हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। ठीक है। चैप्टर नेम इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और what we are going to learn today is we learn about types of neurons। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यूरॉन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, निसल्स ग्रेन्यूल्स पे हमने अपनी क्लास को खत्म किया था। आज हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टुडे विल सी अबाउट द न्यूरोग्लियल सेल्स, जिनको हम सपोर्टिंग सेल्स ही बोलते हैं। इनको हम बेटा सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। फिर विल स्टडी अबाउट द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। चलो, तो नर्वस टिश्यू के बारे में बता दिया था। तो नर्वस टिश्यू का बेटा मैंने ओरिजिन बता दिया था, एक्टोडर्म। इसका मैंने एक्सेप्शन बताया था, माइक्रोग्लियल सेल्स, जो कि बीइंग पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, वो उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप ऑनलाइन जो अपनी बोर्ड पे क्लास लगती है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा सा आपको राइटिंग में फर्क लगेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में मैंने आपको बताया था 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इज डेंड्राइट्स, नंबर 2 इज सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं, एंड नंबर 3 इज एक्सॉन। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ इम्पल्स का, या जो मैसेज का ट्रांसमिशन का जो डायरेक्शन होता है, वो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, मैसेज हमेशा डेंड्राइट्स में आते हैं, डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ जाते हैं, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाते हैं, और एक्सॉन से 2 जगह जा सकते हैं, या तो दूसरे न्यूरॉन के पास जाएंगे या किसी मसल के पास जाएंगे। हाँ या नहीं, बताया था। और जब एक्सॉन से मैसेज न्यूरॉन के पास जाएगा तो बेटा मैंने आपको बताया था जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज नोन एज सिनैप्स। जबकि अगर ये मैसेज एक्सॉन से मसल के पास जाएगा, यस, तो उसको मैं बोलूंगी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या इसको हम बोलेंगे मोटर एंड प्लेट। ठीक है, मोटर न्यूरॉन along with this muscle combinedly they forms a motor unit। ठीक है, पढ़ाया था ये मैंने लास्ट क्लास में। चलिए, अब न्यूरॉन का भी कौन सा पार्ट इसको रिसीव करेगा बेटा, डेंड्राइट रिसीव करेगा मैसेज को फ्रॉम द प्रीवियस न्यूरॉन। यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये छोटे 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 ऐसे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज निसल ग्रेन्यूल्स। ये किससे बनते हैं, ये आरईआर और राइबोसोम्स से बनते हैं। और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। अब यहाँ पे मैडम ये कौन सा प्रोटीन बनाएंगे, तो यहाँ पे ये एंजाइम बनाएंगे। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। हाँ, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एक आध को छोड़ के, वो है अपना राइबोजाइम। एनसीईआरटी में विद एक्सेप्शन लिखा हुआ है इन दी चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए, तो अब ये कौन से प्रोटीन्स बनाएंगे, ये एंजाइम्स बनाएंगे। कौन सा एंजाइम, एंजाइम्स responsible for making न्यूरोट्रांसमिटर्स। और याद करो बेटा, मैंने बताया था न्यूरोट्रांसमिटर्स क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमिटर्स न्यूरॉन के अंदर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ना, जो मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास लेकर जाते हैं, केमिकल्स के फॉर्म में ले जाते हैं, इसलिए वी यूज टू कॉल देम एज केमिकल मैसेंजर्स। यस, चलिए आगे बच्चा। ये आपने देखा था सेल बॉडी, निसल्स ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियस है, ये स्ट्रक्चर्स, इनको हमने डेंड्राइट्स बोला था। डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी भी न्यूरॉन में एक्सॉन हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक होता है। जहां पर ये एक्सॉन खत्म होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनेट कर रहे हैं, यहाँ पर खत्म हो रहा है। जहां पर ये एक्सॉन टर्मिनेट करता है वहां पे ये हल्का सा सोलन स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा सिनैप्टिक नॉब। सिनैप्टिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिनैप्स बनाएगा।
किसी अगले न्यूरॉन के साथ, और जहां ये सिनेप्स बना रहा है हल्का सा फूला हुआ है, तो इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, सिनेप्टिक नॉब। ये आपको दिख रहा है, इसको हमने बोल दिया सिनेप्टिक नॉब। अब बेटा यहाँ पर एक और चीज कि ये जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन में हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज व्हाट, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज माइलिन शीथ। आज बेटा इस माइलिन शीथ पे बात करते हैं। ये माइलिन शीथ क्या होते हैं? दीज आर एक्चुअली फॉस्फोलिपिड। क्या है ये? फॉस्फोलिपिड। हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। एक्चुअली ये फॉस्फोलिपिड नहीं, सॉरी, स्फिंगोलिपिड्स हैं। दीज आर स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स मतलब जिसमें लिपिड्स के साथ क्या है बेटा, लिपिड्स के साथ है इसमें नाइट्रोजन बेस, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेसिस होते हैं आपके एडेनिन, गुआनिन। स्फिंगोलिपिड्स में दो चीजें होती हैं, लिपिड्स एंड नाइट्रोजन बेसिस। माइलिन शीथ बेटा क्या होता है? क्योंकि इसमें लिपिड है, लिपिड मतलब घी, घी में से कभी करंट पास होगा क्या? नहीं। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा ये क्या करता है? ये एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है। क्या काम करता है? ये इंसुलेटर का काम करता है। जहां कहीं भी माइलिन शीथ होगी वहां पर वो किसका काम करेगा बेटा? वहां पर वो इंसुलेटर का काम करेगा। और इंसुलेटर क्या करते हैं? इंसुलेटर करंट को, चार्ज को पास नहीं होने देते हैं, बैड कंडक्टर है ना, ठीक है। अब मैडम यहां पर इस चार्ज से क्या लेना देना बेटा? हमारी बॉडी में जो मैसेज जाता है वो मैसेज इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जाता है, चार्ज के फॉर्म में। आपने सुना होगा ना, हमारी बॉडी में इतना करंट है कि हम इतने वॉट का एक बल्ब जला सकते हैं। सुना होगा, मजाक में ही सही, बट दिस इज फैक्ट, ठीक है। हमारी बॉडी में एक्चुअल में इतना करंट है कि हम उससे अगर उसको प्रॉपरली आप थोड़ा सा ऐसे मैकेनिक फिजिक इलेक्ट्रॉनिक्स लगाएं तो आप इससे एक बल्ब भी जला सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में हमारी बॉडी में इतना करंट है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो मैसेज जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो या तो केमिकल्स के फॉर्म में जाता है या वो आयंस के फॉर्म में जाता है। और इतना तो आपको पता होगा, आयंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही चार्ज जनरेट होता है। ये सब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, तो इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब इंसुलेटर का यहाँ पे क्या काम होता है वो हम उस पर डिस्कस करते हैं। ये है बेटा एक एक्सॉन, दिस इज एन एक्सॉन। अब इस एक्सॉन में ये मैंने दिखाया माइलिन शीथ, ये मैंने दिखाया माइलिन शीथ, और यहां पर भी है ये माइलिन शीथ, ठीक है। तो पहली बात तो दिस पार्ट वेयर, और द पार्ट ऑफ एक्सॉन वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट, द पार्ट ऑफ एक्सॉन वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट इज नोन एज द नोड्स ऑफ Ranvier. The part of axon where myelin sheath is absent is known as the nodes of Ranvier. ठीक है। तो the part of axon जहां पर myelin sheath नहीं होता है उसको हम बोलते हैं nodes of Ranvier, ठीक है। अब ये myelin sheath कैसे बनता है बेटा? इस axon के ऊपर कुछ cells present होते हैं, ठीक है। इस axon के ऊपर कुछ cells present होते हैं, आपकी NCERT में बोला गया है, उनको हम Schwann cells बोलते हैं, ठीक है। इन सेल्स का काम होता है एक लिपिड मटेरियल को सिक्रीट करना, ठीक है। इस श्वान सेल का काम होता है दे सिक्रीट अ सब्सटेंस विच इज लिपिड इन नेचर, ठीक है। ये एक लिपिड सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट्स अ लिपिड सब्सटेंस। लिपिड पता है ना, ये बेटा एक्सॉन है, ठीक है। इस एक्सॉन के ऊपर मैंने बोला माइलिन शीथ प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज द माइलिन शीथ। और मैंने कहा इस एक्सॉन के ऊपर श्वान सेल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये श्वान सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, एक्चुअली ये श्वान सेल्स क्या करते हैं, ये एक लिपिड मटेरियल सिक्रीट करते हैं। लिपिड इज समथिंग लाइक घी, ठीक है, घी जैसा एक विस्कस सा लिक्विड ये सिक्रीट करते हैं। और जैसे जैसे ये सपोज ये एक्सॉन है और इसमें जगह जगह यहाँ पे श्वान सेल्स प्रेजेंट है, ये श्वान सेल्स जैसे जैसे वो लिपिड सिक्रीट करते हैं, वो लिपिड क्या करता है, इस एक्सॉन को चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है, इस एक्सॉन को कवर कर लेता है। एंड वो लिपिड
जो इस एक्सॉन को कवर कर लेता है, विच इज सिक्रीटेड बाय दीज श्वान सेल्स, दैट इज नोन एज माइलिन शीथ। उस लिपिड को बेटा हम क्या बोल रहे हैं? माइलिन शीथ। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया कि लिपिड क्या है, लिपिड में से करंट नहीं जाएगा ना, इंसुलेटर का काम किया, मतलब ये माइलिन शीथ क्या है? ये माइलिन शीथ भी इंसुलेटर हुई। ठीक है, इससे चार्ज पास नहीं करेगा। ठीक है, मैंने आपको बोला द पार्ट ऑफ दिस एक्सॉन, एक्सॉन का वो पार्ट जहां पर ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है ना, इस पार्ट पे माइलिन शीथ नहीं है, दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट? दिस पार्ट इज नोन एज नोड्स ऑफ रैनवियर। और क्योंकि बेटा यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई इंसुलेशन नहीं होगा, यहाँ पर प्रॉपर चार्ज फ्लो करेगा। तो जब इस न्यूरॉन में कोई मैसेज आएगा, मैंने कहा मैसेज कैसे आएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मतलब यहाँ पे चार्ज चल रहा है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर कोई मैसेज आएगा तो बेटा वो कहाँ से कहाँ कूदेगा? नोड ऑफ रैनवियर से नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर से नोड ऑफ रैनवियर। क्यों? क्योंकि जहां पर माइलिन शीथ है वहां पर एक्सचेंज नहीं होगा आयंस का, वहां पे चार्ज जनरेट नहीं होगा। यस, ठीक है, तो ये बेटा ये कैसा एक्सॉन हुआ? दिस इज अ माइलिनेटेड एक्सॉन। यहां तक समझ में आया? अब बेटा आगे बढ़ते हैं इनटू द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। एनसीईआरटी खोलो, यहाँ पे मुझे हटना पड़ेगा शायद से, एक बार एनसीईआरटी खोलो। एनसीईआरटी जैसे ही बेटा आप ओपन करेंगे तो आपको वहां पे फर्स्ट इस साइड, आपके लेफ्ट साइड ये चैप्टर स्टार्ट होता है 21st, राइट साइड में नीचे की तरफ कॉर्नर में लिखा हुआ है यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और बेटा यहाँ से आपका नीट का क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, यहाँ से आपका नीट का क्वेश्चन आ चुका है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी इज व्हाट? पोलैरिटी इज पोल्स। ठीक है, पोल्स क्या है? ये देखो, ये एक न्यूरॉन है, ये सेल बॉडी है, ये इसमें न्यूक्लियस है, बस खत्म। इसमें कोई डेंड्राइट दिख रहा है क्या? नहीं। एक्सॉन दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसमें मतलब कोई पोल नहीं है। पोल नहीं है तो ये कैसा हुआ? ए पोलार। पोल ए मतलब एब्सेंट है। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज सीन इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। आपको पता होगा सबसे पहला जो नर्वस सिस्टम है, अगर आप लोगों ने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th में, तो आप लोगों ने वहां पढ़ा होगा कि नर्वस सिस्टम की शुरुआत ही कहाँ से हुई है, या सबसे ऐसा थोड़ा बिखरा हुआ सा नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है न्यूरॉन, वो सबसे पहले देखने को मिला है फाइलम सिलेंट्रेटा में। ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा से पहले कौन आते हैं? स्पंजेस। स्पंजेस में न्यूरॉन नहीं होते, स्पंजेस में कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता। ऑब्वियसली वहां पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गन सिस्टम तो वैसे ही नहीं होंगे। ठीक है, हाइड्रा भी सिलेंट्रेटा है, वहां पे भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, टिश्यू लेवल होता है ना। तो वहां पर आपको न्यूरॉन्स के कुछ ऐसे बंचेस देखने को मिलते हैं, ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम कौन से एनिमल किंगडम में या कौन से फाइलम में देखा गया है, तो द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज सीन इन फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, हाइड्रा इज एग्जांपल ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। तो दिस इज द टाइप ऑफ न्यूरॉन विच इज सीन इन केस ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, सीन इन केस ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, दैट इज हाइड्रा। और इसको हम बोलते हैं बेटा ए पोलार। इनमें कोई भी पोल नहीं होता, ना इसमें एक्सॉन है ना इसमें डेंड्राइट है। ठीक है, दूसरा बेटा है स्यूडो यूनिपोलार। यूनी मतलब एक, पोलार मतलब पोल, मतलब इसके पास एक पोल है पर वो क्या है समझ में नहीं आ रहा, एक्सॉन है डेंड्राइट है नहीं पता। ठीक है, तो दिस इज द सेल बॉडी, दिख रहा है आपको? इस सेल बॉडी से एक पोल तो निकला पर वो पोल दोनों तरफ फैल गया। अब इस पोल को मैं एक्सॉन मानूं डेंड्राइट मानूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने बोला इसमें एक पोल तो है बट दैट इज नॉट एक्चुअली ए ट्रू पोल, तो इसको मैंने बोल दिया स्यूडो मतलब फॉल्स। इट हैज अ पोल बट इट्स नॉट अ क्लियर पोल, neither it is a clear axon nor it is a clear dendrite, so we call it as pseudo unipolar। एक पोल है पर वो क्या है नहीं पता, पर कुछ पोल जैसा तो है। and this type of neuron is seen in dorsal root ganglion। जो किताबें मैंने बताई हैं उनको प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। यूनिपोलार, यूनी मतलब वन, पोलार मतलब पोल। तो इन न्यूरॉन्स के पास बेटा एक पोल होता है एंड इट इज ऑलवेज
एन एक्सॉन। किसी भी न्यूरॉन में एक्सॉन सिर्फ और सिर्फ एक होता है। डेंड्राइट एक हो सकता है, दो हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक्सॉन सिर्फ एक होगा। और अगर मैंने बोला सिर्फ एक पोल है तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डेंड्राइट होगा। अगर एक पोल है मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन होगा। एंड दिस इज द सेल बॉडी, ठीक है। एंड यूनिपोलर न्यूरॉन्स बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल न्यूरॉन इन केस ऑफ एन एम्ब्रियो, जब बच्चा मदर के वूम के अंदर होता है उस टाइम पर उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिपोलर। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं दे ऑल आर यूनिपोलर न्यूरॉन्स, राइट, जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन होता है और सेल बॉडी होती है। टॉकिंग अबाउट बायपोलर, बाय मतलब दो, पोलर मींस पोल, तो इट हैज वन डेंड्राइट एंड इट हैज वन एक्सॉन, और ये बीच में हो गई इसकी सेल बॉडी। जितने भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ऑल सेंसरी ऑर्गन्स व्हाट यू हैव, कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वी हैव आई, वी हैव ईयर, वी हैव टंग, ठीक है। ऑल दीज सेंसरी ऑर्गन्स हैव बायपोलर न्यूरॉन्स जो डेंड्राइट्स की तरफ से सेंस को रिसीव करते हैं और एक्सॉन की तरफ से अगले न्यूरॉन को दे देते हैं, ठीक है। तो बायपोलर न्यूरॉन्स बेटा पाए जाएंगे आपके सेंसरी ऑर्गन्स में, आई, ईयर, टंग, स्किन, नोज, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीपोलर। मल्टी मतलब जिसमें बहुत सारे पोल्स हैं, बहुत सारे मतलब देखो डेंड्राइट 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं जो कि डेंड्राइट्स बना रहे हैं, लेकिन बेटा एक्सॉन इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना है, एक, ठीक है। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में बहुत सारे पोल होंगे, बहुत सारे डेंड्राइट्स, एक एक्सॉन है। एक्सॉन एक से ज्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आपके ब्रेन में मैक्सिमम जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे हैं, मल्टीपोलर। क्लियर है, आगे चलती हूँ। ये बेटा जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, हाइड्रा, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये जो एम्ब्रियोनिक, हाँ, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेटा ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ये ही यूनिपोलर न्यूरॉन्स बाद में बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बनाते हैं। डन। ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ये ही यूनिपोलर न्यूरॉन्स बाद में बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बनाते हैं। बाइपोलर मींस बाई मतलब दो, जिसमें दो पोल्स हैं, वन एक्सॉन वन डेंड्राइट। एग्जाम्पल आपके आई में, रेटिना में, जब हम आई पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बाइपोलर का एग्जाम्पल बताऊंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये मैंने आपको करा दिया। कुछ और छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उसमें पहला ये कि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं दे डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करते हैं। एंड रीजन इज, इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। एंड रीजन इज न्यूरॉन्स लैक्स सेंट्रियोल, द ओनली सेल, पहली बात तो दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी, पता है आपको, आपके सेल में, आपकी बॉडी में सबसे लंबा जो सेल है दैट इज न्यूरॉन। दिस इज द सेल जो कभी डिवाइड नहीं करता। एट द टाइम ऑफ बर्थ जितने होते हैं ये लाइफ लॉन्ग उतने होते हैं, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास सेंट्रियोल नहीं होता, एंड सेंट्रियोल इज मस्ट फॉर सेल डिवीजन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इनमें पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत कम होती है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। इनमें रीजनरेट करने की पावर बहुत कम होती है, सबसे ज्यादा होती है आपके एपिथेलियल सेल में। आज चोट लगी कल नई स्किन आ जाएगी, जल्दी से हील हो जाएगा, ठीक है। एंड सबसे कम होती है पावर ऑफ रीजनरेशन आपके न्यूरॉन्स में। लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, ये डिवाइड नहीं करते क्योंकि इनमें सेंट्रियोल नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हो गए अपने। अब दूसरा टाइप ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन एक्सॉन, अभी मैंने आपको बताया दिस इज द एक्सॉन, ठीक है, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, श्वान सेल यानी माइलिन शीथ, ठीक है। और क्योंकि बेटा इसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो इसको मैं बोलूंगी माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या बोलूंगी मैं इसको, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और इसमें आप देख सकते हो इसमें सिर्फ एक्सॉन है, कहीं आपको माइलिन शीथ दिख रही है, नहीं दिख रही है। सो दिस इज अ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। इसमें माइलिन शीथ नहीं है तो ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। अब अच्छी चीज, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है जहां पे ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना है ना, एनसीईआरटी के सेकंड पेज में, 21 चैप्टर के सेकंड पेज में ऊपर कॉर्नर में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना है, उसके साइड में देखो, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा आप लोगों को, मुझे लाइन याद नहीं है, वहां पे लिखा है
कि हाँ, जो पैराग्राफ है उसकी सबसे लास्ट लाइन है ये, कि जो श्वान सेल्स होते हैं ये चाहे माइलिनेटेड न्यूरॉन हो चाहे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अच्छी चीज, और ये नीट में आई हुई लाइन है कि वेदर द न्यूरॉन इज ऑफ माइलिनेटेड टाइप और इट इज नॉन माइलिनेटेड टाइप, Schwann cells are present in both the axons, या Schwann cells are present on both the axons, चाहे माइलिनेटेड न्यूरॉन हो चाहे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो, दोनों के ही एक्सॉन पे बेटा Schwann cells प्रेजेंट होंगे। डिफरेंस क्या है मैडम? डिफरेंस ये है कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में Schwann cells प्रेजेंट तो होंगे लेकिन ये लिपिड सिक्रीट नहीं करेंगे, जबकि माइलिनेटेड न्यूरॉन में Schwann cells प्रेजेंट होंगे और लिपिड सिक्रीट करेंगे। मतलब Schwann cells प्रेजेंट तो सब जगह होते हैं, लेकिन जहां पर ये लिपिड सिक्रीट करते हैं वो माइलिनेटेड बन जाता है, जहां पर ये लिपिड सिक्रीट नहीं करते हैं वो नॉन माइलिनेटेड बन जाता है। क्लियर है? जल्दी क्लियर है बच्चा? ठीक है। अब मैडम माइलिनेटेड का फायदा क्या है? मैंने आपको बताया था माइलिनेटेड में कंडक्शन जो होता है वो नोड ऑफ रेनवियर से नोड ऑफ रेनवियर में होता है, मतलब इसमें फास्ट कंडक्शन होगा। फास्ट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जंपिंग कंडक्शन होगा, कूद कूद के कंडक्शन होगा, और इसको बेटा मैं सॉल्टेटरी कंडक्शन भी बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? तो ये जो जंपिंग कंडक्शन हो रहा है आपके माइलिनेटेड न्यूरॉन में नोड ऑफ रेनवियर से नोड ऑफ रेनवियर, इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्टेटरी कंडक्शन, एंड दिस इज द रीजन व्हाई this impulse conduction is faster in case of myelinated neuron when compared to non myelinated neuron। ठीक है, नॉन माइलिनेटेड में ऐसे धीरे धीरे धीमे 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 वो गाना है ना, तो ऐसे धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, जबकि माइलिनेटेड में जंप करते हुए जल्दी जल्दी चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ न्यूरोग्लियल सेल्स, वी आर स्टडिंग अबाउट नर्वस टिश्यू। हम क्या पढ़ रहे हैं? नर्वस टिश्यू। टिश्यू है मीन्स दिस इज ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है। ठीक है, जिसमें एक सेल है आपके न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स ही मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन न्यूरॉन्स के अलावा वहां पर कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं। हाँ, न्यूरॉन्स के अलावा वहां पर कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं, एंड दो सपोर्टिंग सेल्स आर नोन एज ग्लियल सेल्स या ग्लायल सेल्स। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स along with glial cells, and these glial cells are could be of many types। आगे बढ़ते बेटा, तो न्यूरोग्लियल सेल्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। नंबर 1 इज एस्ट्रोसाइट्स। इन सब के फंक्शन बता रही हूँ, जहां से क्वेश्चन आया है हाथों हाथ बताऊंगी। चलिए, एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रो का मतलब होता है बेटा स्टार। एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना जो आपके तारे देखते हैं कुंडली में। ठीक है, चलिए, तो एस्ट्रोसाइट्स आर स्टार सेल्स, इनका शेप स्टार जैसा होता है। ठीक है, इनका फंक्शन सबसे पहले बेटा ये नर्सिंग सेल्स होते हैं। जो न्यूरॉन है सपोर्टिंग सेल है ना, हाँ जी, तो जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन के आसपास ये प्रेजेंट होते हैं और न्यूरॉन को सपोर्ट मतलब उसको न्यूट्रिशन, नर्सिंग है ना, तो उसका पालन पोषण कर रहे हैं। चाहे उसको खाना दें, उसको प्रोटेक्शन करें, चाहे उसको खाना दें, चाहे उसको प्रोटेक्शन दें, ओवरऑल वो उनकी केयर कर रहे हैं, न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? नर्स सेल्स या नर्सिंग सेल्स। दूसरा स्टार बना रही हूं बेटा, बी, ब्लड ब्रेन बैरियर, वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टीज में कौन बनाता है? टेस्टीज ब्लड बैरियर। और ब्रेन में कौन बनाता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तब टेस्टीज बताऊंगी, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं न्यूरॉन, तो हमें ब्लड ब्रेन बैरियर पता होना चाहिए। ब्लड ब्रेन बैरियर भी आपके एस्ट्रोसाइट्स बनाते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब ब्लड से कौन सी चीज ब्रेन में जानी है, कौन सी नहीं जानी, ब्रेन से क्या ब्लड में निकलना है, क्या नहीं निकलना है, इसको कौन कंट्रोल करता है बेटा? इसको कंट्रोल करता है आपका एस्ट्रोसाइट। सो इट फॉर्म्स द ब्लड ब्रेन बैरियर, वेरी इंपॉर्टेंट। बीबीबी, ठीक है, नर्सिंग सेल्स बोलते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। ये बीबीबी बेटा आपके प्रश्न आए हुए हैं, एम्स में आया था एक है। दूसरा माइक्रोग्लियल सेल्स, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, जल्दी से फुर्ती में
कमेंट सेक्शन भर दो इससे। बेटा मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस जो फैगोसाइटोसिस करते हैं फॉरेन बॉडी का, बताया था। मैक्रोफेजेस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। मैक्रोफेजेस ऑफ नर्वस सिस्टम आर नोन एज माइक्रोग्लियल सेल्स, मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर आर कुफर सेल्स, मैक्रोफेजेस ऑफ लंग्स डस्ट सेल। हाँ जी, और बताया था मैक्रोफेजेस ऑफ ब्लड, कल की क्लास में बताया था, परसों की में, ब्लड के मैक्रोफेजेस को हम मोनोसाइट बोलते हैं, और आपके थाइमस का हेसल्स कॉर्पसल्स, स्प्लीन का रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। तो ये क्या करते हैं, दीज आर दी मैक्रोफेजेस ऑफ नर्वस सिस्टम। माइक्रोग्लियल सेल्स आर मैक्रोफेजेस। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं फॉरेन बॉडी का, ब्रेन में आने वाली कोई भी फॉरेन बॉडी को ये खा जाते हैं, ठीक है। ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक तरह से ये भी। नेक्स्ट इज ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों का बेटा एक ही काम होता है, ये भी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं, माइलिन शीथ फॉर्मेशन, और जो आपके श्वान सेल्स हैं ये भी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ डिफरेंसेस, जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, बड़ा बड़ा ऊपर लिख रही हूं, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ फॉर्मेशन करते हैं, जबकि श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं, वहीं श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। इज इट ओके? लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स दे लाइंस, पहली बात तो एपेंडाइमल एक तरह के एपिथेलियल सेल्स का मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन ऑफ, तो एपेंडाइमल सेल्स जो हैं ये एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन है, और एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, या तो ये कवरिंग करेगा या लाइनिंग बनाएगा। तो दे लाइंस दी कैविटीज प्रेजेंट इन ब्रेन, ठीक है। आपके ब्रेन और स्पाइनल, ब्रेन में कुछ कैविटीज, आपके ब्रेन में कुछ कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, है ना। उन कैविटीज के अंदर एक लिक्विड फिल्ड रहता है जिसको हम बोलते हैं सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो वो जो बेटा सीएसएफ होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को, मतलब वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आपकी इन्हीं कैविटीज में भरा रहता है, और इन्हीं कैविटीज की जो लाइन होती है वो आपके ये एपेंडाइमल सेल्स बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा? एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रो मीन स्टार, तो ये स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं, ये नर्सिंग सेल्स होते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं। ब्लड से क्या अंदर आएगा ब्रेन में, ब्रेन से क्या बाहर जाएगा, ब्रेन से क्या बाहर जाएगा उसको कंट्रोल करते हैं ये आपके एस्ट्रोसाइट। माइक्रोग्लियल सेल्स आदि मैक्रोफेजेस ऑफ नर्वस सिस्टम, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल का जो आपके नर्वस सिस्टम में एंटर कर गए हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स का सेम फंक्शन होता है, दैट दे फॉर्म माइलिन शीथ, लेकिन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये कि ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है, या वहां के न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है, वहीं आपके जो श्वान सेल्स हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं, यस। जबकि एपेंडाइमल सेल्स जो कि एक तरह का मॉडिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू का या एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स का, ये बेटा आपके ब्रेन में जो कैविटीज प्रेजेंट होती हैं उनमें सीएसएफ या उनमें लाइनिंग बनाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स मैंने आपको बताया था, इट इज अ मैसेज, ठीक है, इट इज एन, ठीक है। नर्व इंपल्स क्या होता है, पहली बात तो दिस इज अ मैसेज। पहले मैसेज कैसे जाते थे, कबूतर से, फिर मैसेज कैसे जाने लग गए, डाकिया से, फिर मैसेजेस कैसे जाने लग गए, टेलीग्राम से, फिर मैसेजेस कैसे जाने लग गए, चिट्ठियों से, अब मैसेजेस कैसे जाते हैं, फोन से, ठीक है। हमारी बॉडी में मैसेज जाने का दो तरीका है, वन इज इलेक्ट्रिकल, अदर इज केमिकल, ठीक है। हाँ, हमारी बॉडी में मैसेजेस दो तरीके से जाते हैं, इधर इन इलेक्ट्रिकल वे और इन केमिकल वे, ठीक है। केमिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स
याद हो तो बताया था, नहीं याद है तो आज आगे बताऊंगी, चिंता मत करना। और इलेक्ट्रिकली इन द फॉर्म ऑफ आयंस चार्जेस। ठीक है, अब बेटा इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक सी मैं चीजें बताऊंगी। ये पहला डायग्राम, जो नर्व इम्पल्स आपके किसी भी न्यूरॉन में जो मैसेज बनता है, फिर चलता है, फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है, ये सब मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, वो ये कि जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन या जनरेशन होता है वो 3 स्टेज में होता है। किस में होता है? 3 स्टेज में होता है। नंबर 1, polarized state. Number 2, depolarized state. Number 3, repolarized state. वापस, number 1 is polarized state, number 2 is depolarized state, and number 3 is repolarized. ठीक है, पोलराइज मतलब अपोजिट पोल्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे व्हाट इज अपोजिट पोल? अपोजिट पोल मीन्स वन साइड पॉजिटिव चार्ज while the other side is negatively charged. ठीक है, पहला डायग्राम नंबर 1 पोलराइज्ड स्टेट का, डायग्राम को आंखों में छापते हुए चलो, नागिन मोड ऑन। ठीक है, दिस इज द स्टेट वेयर a neuron or the axon of a neuron is in polarized state. ठीक है, आप देखिए अंदर की तरफ दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, अंदर एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड होता है साइटोसोल है ना, साइटोसोल इज व्हाट? साइटोप्लाज्म। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? इसको मैं एक्सोप्लाज्म बोल सकती हूँ। द साइटोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म। ठीक है, और इसके बाहर जो है इसको मैं ईसीएफ बोल सकती हूँ। ECF is what? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज ECF। ठीक है, अंदर जो है उसको मैंने बोल दिया साइटोसोल या एक्सोप्लाज्म। चलो, पोलराइज्ड स्टेट में मैंने क्या बोला? ये डायग्राम ऊपर आपको दिख रहा है, मैं इसी को यहाँ पे बेटा दोबारा दिखा रही हूँ। इनसाइड इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड व्हाइल आउटसाइड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहां से मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर साल क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ से 2-3 साल में एक आध बार आ जाता है। पिछली साल, इस साल आया नहीं है, 2019 में पता नहीं, याद नहीं आ रहा, सॉरी। लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसा है। ठीक है, चलिए, तो पोलराइज्ड स्टेट में, पोलराइज्ड स्टेट मीन्स एट रेस्ट, जब आपका न्यूरॉन अभी आराम फरमा रहा है। ठीक है, आराम फरमाते समय ये पोल्स बनाए हुए हैं इसने, अंदर की तरफ ये नेगेटिवली चार्ज है, बाहर की तरफ ये पॉजिटिवली। ऐसा क्यों है? बिकॉज एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स बहुत ज्यादा है। दोबारा, बिकॉज एक्सोप्लाज्म में निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स बहुत ज्यादा हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे सोडियम आयन नहीं है, पोटेशियम आयन नहीं है। हाँ, रिस्पेक्टेड न्यूरॉन, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ है, सारे आयन्स हैं। लेकिन अगर मैं बाहर से कंपेयर करूं, मैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कंपेयर करूं, तो न्यूरॉन के अंदर यानी एक्सोप्लाज्म के अंदर जो निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में। दिस इज द रीजन व्हाई कि अंदर ये निगेटिवली चार्ज्ड है, जबकि बाहर की तरफ इसमें सोडियम आयन बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ न्यूरॉन में नहीं है, आपकी पूरी बॉडी में अगर हम सेल के बाहर बात करें तो सोडियम आयन ज्यादा होता है, जबकि सेल के अंदर निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए, तो जब ये रेस्टिंग फेज में है, जब ये न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में है, उस टाइम पर इट इज परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन। परमिएबल मतलब ये पोटेशियम का सगा है, ये उसको आने जाने देगा। तुम्हें जहां जाना है जाओ, बाहर जाना है जाओ, अंदर आना है आओ। ठीक है, लेकिन ये सोडियम से इसकी दुश्मनी है, ये सोडियम को नहीं अंदर आने देगा, पोटेशियम को आने देगा, सोडियम को अंदर नहीं आने देगा। ठीक है,
रेस्ट में मैंने कहा रेस्ट में इसमें अभी क्या है, इट इज परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन एंड सेकेंडली इट इज मतलब हियर सोडियम पोटेशियम पंप इज वर्किंग। ठीक है, इस टाइम पर रेस्टिंग के टाइम पे पोलराइज्ड स्टेट के टाइम पे यहाँ पे क्या चल रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है। ठीक है, जब भी मैं बात करूंगी पंप की मतलब ये कैसा प्रोसेस है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। पंप का मतलब होता है एटीपी, एक्टिव प्रोसेस मतलब यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है और एटीपी यूज होके कर क्या रहा है, ये 3 सोडियम आयन को बाहर निकाल रहा है, बदले में 2 पोटेशियम आयन को अंदर ले रहा है। एक एटीपी खर्च करने से इसको जो एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी से ये 3 सोडियम आयन को बाहर भेज रहा है और 2 पोटेशियम आयन को अंदर ले रहा है। ठीक है, एटीपी खर्च हो रही है मतलब ये कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस कब होगा, जब ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कराएगा। अगर बाहर सोडियम ज्यादा है तो सोडियम अंदर आएगा, सीधी सी बात है, इसके लिए मुझे उसको एटीपी या एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर सोडियम कम है और मुझे इसे अंदर से बाहर भेजना है, सॉरी बाहर सोडियम ज्यादा है अंदर सोडियम कम है, तो नॉर्मली बाहर से सोडियम अंदर आएगा ना, लेकिन मुझे बाहर से अंदर नहीं लाना है, मुझे अंदर से सोडियम को बाहर भेजना है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है। मैं एनर्जी खर्च करके सोडियम को बाहर धक्का दे रही हूं, तो मैं सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है मतलब मैं एक एटीपी खर्च करके 3 सोडियम को बाहर भेज रही हूं, बदले में 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आ रही हूं। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा, ये है पोलराइज्ड स्टेट की बात। यहाँ पर आपको सोडियम पोटेशियम पंप भी दिख रहा है और नॉर्मली आपको एटीपीएस पंप दिख रहा है ना, एटीपीएस मतलब एटीपी को जो तोड़ेगा। ये आपको समझ में आया, एट रेस्ट यानी पोलराइज्ड स्टेट। आगे बढ़ते हैं बेटा, सेकंड जो था वो था आपका डीपोलराइजेशन। दूसरा मैंने क्या बोला था, डीपोलराइज्ड स्टेट। अब इस डीपोलराइज्ड स्टेट में क्या होगा वो समझो। ठीक है, आपकी बॉडी में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहते हैं। मैंने कहा ना रेस्ट में भी पोटेशियम अंदर आ ही रहा है, सोडियम पोटेशियम हम चल ही रहे, लेकिन एकदम से कोई ऐसा थ्रेशोल्ड आया। थ्रेशोल्ड समझते हो? थ्रेशोल्ड होता है जैसे एक बच्चा है घर में, एक्चुअली 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों का थ्रेशोल्ड अलग है। अब थ्रेशोल्ड समझाती हूँ। जैसे भाई हैं 2, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है। बड़ा भाई पढ़ाई नहीं करता, बड़ा नहीं पढ़ता तो छोटा कैसे पढ़ ले, चलेगा तो बड़े के नक्शे कदम पे। ठीक है, दोनों नहीं पढ़ रहे। पिताजी आए ऑफिस से, उनका मूड ऑफ था, उन्होंने देखा दोनों खेल रहे हैं, उन्होंने चिल्लाया, पढ़ नहीं रहे हो नालायक हो, मैं पैसा बर्बाद कर रहा हूं, तुम लोग सिर्फ मेरे पैसे में आग लगाओ, तुम जैसी औलादे तो दुश्मन को भी ना हो, और ऐसा ऐसा। ठीक है, पिताजी ने बोलना चालू किया। छोटा वाला उठा, वो समझ गया, बैठ गया पढ़ने। पापा गुस्से में, बैठ जाओ बेटा, पढ़ने बैठ गया। बड़े वाले को फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है इनका ये डेली का है, बड़ा वाला नहीं पढ़ रहा है, बड़ा वाला अपना घूम रहा है, जो करना है कर रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है। अब पिताजी ने क्यों डांटा था, पढ़ने के लिए। तो छोटा वाला तो एकदम बैठ गया, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड वो डांट है, उसको डांट पड़ी और वो पढ़ने बैठ गया। पर बड़ा वाला ढीठ है थोड़ा, ठीक है, वो अभी भी खेल रहा है। पिताजी का गुस्सा थोड़ा और बढ़ा, उन्होंने इग्नोर किया, खाना वाना खाया, देखा उन्होंने दिया 2 चांटे जड़ दिए कि तू साला नहीं पढ़ेगा है ना, तू बैठ जा। अब बड़े वाले को जब 2 थप्पड़ पड़ गए तब वो पढ़ने बैठा। मतलब बड़े वाले का थ्रेशोल्ड क्या है, 2 थप्पड़। ठीक है, अब पापा का ये हर हफ्ते चल जाता है एक बार कि छोटा वाला डांट से बैठ रहा है, बड़ा वाला 2 थप्पड़ से बैठ रहा है। अब थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, बड़ा वाला 2 थप्पड़ के लिए भी रेजिस्टेंट हो गया, 2 थप्पड़ ही तो मारेंगे और क्या कर लेंगे, 2 थप्पड़ भी पड़ गए तो भी बड़ा वाला नहीं बैठ रहा। अब उसको देख के छोटे वाले को क्या सीख मिली, यार मैं तो पापा के डांटते ही पढ़ने बैठ जाता हूँ, भैया तो नहीं पढ़ रहे यार, मैं भी खेल सकता हूँ। मतलब वो उसको भी, अब छोटे वाले को भी डांट से फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब छोटे वाले का भी थ्रेशोल्ड बढ़ गया। डांट लो, नहीं पढ़ रहा, हाँ नहीं पढ़ रहा, फर्क। फिर क्या होगा, छोटे वाले को जिस दिन एक थप्पड़ पड़ेगा, उसने तो पहली बार पिताजी का थप्पड़ खाया, उसका थ्रेशोल्ड क्या, वो थप्पड़ लेते ही पढ़ने बैठ जाएगा। हाँ, बच्चों की कोई इज्जत नहीं होती बेटा, हम बड़े हो जाते हैं ना, बड़े होने के बाद भी बच्चों घर में इज्जत नहीं होती। घर में इज्जत लेके कहाँ जाओगे यार, माँ बाप किस्मत वाले हैं जो माँ बाप की मार खाते हैं, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ। ठीक है, तो छोटे वाले का भी थ्रेशोल्ड बढ़ गया कि अब वो भी जो पहले डांट से बैठ जाता था, वो भी थप्पड़ खा रहा है फिर बैठ। अब बड़ा वाला जो 2 थप्पड़ का जिसका थ्रेशोल्ड था, वो 2 थप्पड़ के लिए रेजिस्टेंट हो गया। अब जब तक उसको ढंग से नहीं पिट रहा है वो, कम से कम 5 मिनट लगातार, ठीक है,
तब तक उसका थ्रेशोल्ड नहीं, मतलब अपना थ्रेशोल्ड नहीं पकड़ रहा। समझ में आया थ्रेशोल्ड क्या होता है? अब वही चीज बेटा यहाँ आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत चार्ज मूव कर रहे हैं, पोटेशियम अंदर आ रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना कि मैसेज को स्टार्ट होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही इतने थ्रेशोल्ड पे, मतलब चार्ज का रैंडम मूवमेंट हो, इतना मूवमेंट हो कि वो चार्ज अपने थ्रेशोल्ड पे आ जाए, कि जैसे इतना मूवमेंट होते ही कि एकदम से आपका जो न्यूरॉन है उसमें एक इंपल्स जनरेट हो जाए, दैट मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नोन एज द थ्रेशोल्ड। ठीक है, कि जो थोड़ा बहुत बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो न्यूरॉन इसके लिए रेजिस्टेंट है, आने दो, ये तो इसका दिन भर का है। लेकिन जैसे ही आप चल रहे हो, एकदम से पैर कांटे पर, पैर पीछे, कांटा क्या है? कांटा थ्रेशोल्ड है, कांटा पड़ते ही पैर पीछे आया, एकदम से मैसेज गया ऊपर। ठीक है, समझ में आया? तो बेटा जैसे ही एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, क्या आया? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के आते ही ये जो एक्सोलेमा है, क्या है? एक्सोलेमा। इस एक्सोलेमा के सोडियम आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? इस एक्सोलेमा पर जो सोडियम आयन चैनल्स यानी सोडियम आयन के जो गेट हैं वो खुल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही सोडियम आयन गेट खुले, हमें ये तो पता है ना बाहर सोडियम आयन ज्यादा है, बाहर सोडियम आयन ज्यादा है तभी तो बाहर पॉजिटिव है, अंदर निगेटिव है। तो जो बाहर पॉजिटिव था बिकॉज ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, और अंदर जो निगेटिव था बिकॉज ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, जैसे ही एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, इस एक्सोलेमा पे प्रेजेंट जो सोडियम आयन चैनल्स थे वो ओपन हो गए, और बाहर से जैसे ही सोडियम आयन चैनल ओपन हुआ, बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर सोडियम कम है, तो सारा सोडियम कहां भागेगा? सारा सोडियम अंदर भागेगा। ठीक है, तो सारा सोडियम अंदर आया इस जगह पे, इस पर्टिकुलर एरिया के सोडियम आयन चैनल्स खुल गए, सारा सोडियम अंदर। ठीक है, अब क्या होगा? इस एरिया को मैंने नाम दिया ए, ये इसके पड़ोस वाला बी और उसके पड़ोस वाला सी। ठीक है, जैसे ही यहां पर सोडियम आयन चैनल्स खुले, सोडियम आयन बाहर से अंदर रश करेगा, तो अंदर कैसा हो जाएगा बेटा? इस एरिया में अंदर हो जाएगा पॉजिटिव और बाहर हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि इस एरिया में बाहर अब सोडियम कम हो गया ना, वहां पे भी तो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, वहां पर भी तो क्लोराइड आयन है, बस वहां पर कम थे क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे ही सोडियम अंदर आएगा तो बाहर सोडियम कम हो जाएगा, बाहर कौन बढ़ जाएंगी? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो अब अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर निगेटिव हो गया। समझ में आया? और इस कंडीशन को मैं बोलूंगी डीपोलराइज्ड स्टेट। पोल्स अलग हो गए, पहले बाहर पॉजिटिव था अंदर निगेटिव था, मतलब वो रेस्ट पर था। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आते ही अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर निगेटिव हो गया। दिस इज डीपोलराइजेशन। क्लियर है? आगे बढ़ती हूं बेटा। आपको पहला स्टेप समझ में आया, पोलराइज्ड। आपको दूसरा स्टेप समझ में आया, डीपोलराइज्ड। अब बेटा तीसरा समझना है हमें। अब मैंने क्या देखा कि ए साइट पर न्यूरॉन के इस एरिया में अंदर कैसा हो गया? पॉजिटिव, बाहर कैसा है? निगेटिव। जबकि इसके पड़ोस में अंदर अभी कैसा है? बी साइट पे अंदर निगेटिव, बाहर पॉजिटिव। दिख रहा है? यस मैडम। अब क्या हुआ? इधर ए पॉजिटिव अंदर, यहां पर बी निगेटिव अंदर, बी में बाहर पॉजिटिव, ए में बाहर निगेटिव। चलो फिजिक्स वैसे तो मेरी बहुत बेकार थी मेरे टाइम पर यहां तो मैं पढ़ा सकती हूँ तुम्हें। चलो फिजिक्स में बेटा हमने क्या देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? निगेटिवली चार्ज्ड। और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि निगेटिव हैं तो ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। यस राइट, ये बेसिक सी चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी चीज हम सब जानते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इज ऑलवेज अपोजिट टू करंट का फ्लो। पढ़ा है फिजिक्स में? इलेक्ट्रॉन का फ्लो इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, हाँ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ
करंट। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब करंट यानी आई पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव करेगा। हाँ, यस। तो अंदर मैंने क्या देखा, ए में कैसा है, पॉजिटिव, इधर कैसा है, निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव। मतलब ये जो चार्ज, मैंने क्या कहा, बॉडी में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। देख लो, करा रही हूं ना। ए पे जो अंदर पॉजिटिव चार्ज था, ये करंट कहां से कहां मूव करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। यस, क्लियर हुआ। जल्दी से थम्स अप दो बेटा। अब बेटा देखना इसी का अगला डायग्राम, रीपोलराइजेशन स्टेट। क्या है, रीपोलराइजेशन। और ये है बेटा थर्ड स्टेप। रीपोलराइजेशन में बच्चा देखो, ये जो ए साइट है ना, ये ए साइट वापस से कैसी हो जाएगी, जो यहां पर पॉजिटिव बना था, अब वो पॉजिटिव कहां चला गया, बी साइट पे। ठीक है, ए वापस से कैसा हो जाएगा, निगेटिव, और सी भी कैसा है, निगेटिव। बाहर इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, और इधर फिर से पॉजिटिव। मतलब ए साइट कैसी हो गई, वापस से पोलराइज हो गई। मतलब कैसी हो गई, यहां पे पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, तो इंपल्स जनरेशन समझ में आया। अब ये इंपल्स इसी तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव करते 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 बेटा ये आगे की तरफ मूव करता रहेगा। अब ये बी से सी पे चला जाएगा, सी से डी पर चला जाएगा। इस तरीके से पूरे न्यूरॉन के एक्सॉन में करंट फ्लो करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जो पहला साइट था जहां पे डीपोलराइजेशन था, जहां पे पोलराइज्ड स्टेट था, स्टिमुलस आने पे वो डीपोलराइज्ड हो गया, और जैसे ही वो करंट आगे मूव किया वहां पर वापस से कैसे हो गया, रीपोलराइज्ड। बी साइड पे भी ऐसा ही होगा, पहले वो पोलराइज था, करंट पीछे से आ गया, वो डीपोलराइज हो गया, फिर वहां से करंट आगे चला जाएगा, वो वापस कैसा हो जाएगा, रीपोलराइज हो जाएगा। हाँ या नहीं, समझ में आया? इसी रीपोलराइजेशन स्टेट में यहां पर अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव हो गया, ये तो कंफर्म है। लेकिन वापस से मुझे बाहर क्या करना है, मुझे सोडियम आयन के कंसंट्रेशन को, वापस से बाहर सोडियम आयन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है, अंदर पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। और इसके लिए वापस से यहाँ पर क्या चालू हो जाएगा बेटा, इसके लिए वापस से यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप चालू हो जाएगा। ये सोडियम पोटेशियम पंप बेटा आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि सोडियम पोटेशियम पंप के स्टार्ट होने पर क्या होता है। सोडियम पोटेशियम पंप के स्टार्ट होने पर 3 सोडियम बाहर जाते हैं, उसके बदले में 2 पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं। यस, डन। अब बेटा दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ के बारे में, ऑल और नन लॉ क्या होता है बच्चा, ऑल और नन लॉ मतलब करेंगे तो पूरा करेंगे वरना बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, ऑल और नन लॉ, इसी पे आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसी पे कॉन्ट्रैक्शन, और इसी पे बेटा आपका नर्व इंपल्स कंडक्शन होता है, जनरेशन। तो इस ऑल और नन लॉ पर बेस्ड होता है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व इंपल्स जनरेशन एंड कंडक्शन। क्या होता है ऑल और नन लॉ, वापस से समझा रही हूं। थोड़े थोड़े अमाउंट में आयंस अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, तो इंपल्स स्टार्ट, मतलब इंपल्स जनरेट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक बार थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ गया, एक बार पापा के 2 चांटे लग गए, तो पढ़ने बैठ ही जाएंगे। मम्मी डांट रही है किचन से, बार बार चिल्ला रही, पढ़ता नहीं है, बांध दो, पापा को भी शिकायत करते, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चिल्ला लो। पड़ोसी आएंगे, वो भी चाचा का फोन आ रहा है, बेटा पढ़ लिया कर, तुझे तुझसे ही उम्मीदें, तू डॉक्टर बनेगा तो ही तो घर का नाम रोशन होगा। हाँ हाँ पढ़ रहा हूँ चाचा, अच्छा है, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब बोल रहे, दोस्त बोल रहे पढ़ ले, भाई बहन बोल रहे हैं भैया पढ़ लो यार, मम्मी बोल रही है, फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी थ्रेशोल्ड नहीं मिला। और एक बार थ्रेशोल्ड मिल गया तो कम से कम 2 घंटे के लिए बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, दिस इज ऑल और नन लॉ, कि जब तक थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा
हम अपना काम शुरू नहीं करेंगे। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं मिलेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगा। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं मिलेगा, नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होगा। लेकिन एक बार थ्रेशोल्ड, जैसे सपोज तुम्हारा थ्रेशोल्ड -60 मिलीवोल्ट का है, नॉर्मली आपके जो एक्सोलेमा होती है, एक्सोलेमा का नॉर्मल जो यहाँ पर पोटेंशियल होता है वो होता है बेटा -70 मिलीवोल्ट का। इनमें मैं आपको ले जाना नहीं चाहती थी पर समझाना पड़ रहा है। एक्सोलेमा का जो नॉर्मल पोटेंशियल होता है वो होता है -70 मिलीवोल्ट का, और थ्रेशोल्ड होता है 10 मिलीवोल्ट का, +10 मिलीवोल्ट। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है बेटा -60 मिलीवोल्ट। मतलब थोड़ा बहुत चार्ज अंदर बाहर आ रहा है, उससे उसे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही +10 वोल्ट का डिफरेंस आया, +10 मिलीवोल्ट का डिफरेंस आया, मतलब -60 मिलीवोल्ट होते ही वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे। इनको वोल्टेज गेटेड चैनल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, और वोल्टेज गेटेड इनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही -70 मिलीवोल्ट पे पोटेशियम आयन चैनल्स खुले थे, पोटेशियम अंदर आ रहा था, ठीक है, लेकिन सोडियम आयन चैनल्स बंद थे। जैसे ही थ्रेशोल्ड मिला, -60 मिलीवोल्ट हुआ, सोडियम आयन चैनल्स खुल गए। सोडियम आयन चैनल्स खुलते क्या हुआ, सारे एकदम से सोडियम आयन अंदर आ गए। ठीक है, सोडियम आयन अंदर आएंगे तो क्या हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर निगेटिव हो गया, डीपोलराइज स्टेट हो गया। फिर क्या हुआ, एकदम थोड़ी देर के लिए सोडियम आयन चैनल्स खुले होते हैं, फिर अंदर पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज आगे चला जाता है क्योंकि आगे निगेटिव है, तो इस तरह से जो इंपल्स जनरेट हुआ वो आगे की तरफ कंडक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब पीछे की तरफ क्या होगा, पीछे की तरफ वापस से पोटेशियम आयन चैनल्स खुल जाएंगे, और पोटेशियम आयन चैनल्स कभी कभी थोड़े लंबे समय के लिए खुल जाते हैं, तो बहुत सारा पोटेशियम जो होता है वो आगे निकल जाता है। ठीक है, मतलब बाहर निकल जाता है। सोडियम आयन चैनल्स के बाद पोटेशियम आयन चैनल्स खुलते हैं और बहुत सारा पोटेशियम एकदम बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी पोटेशियम आयन इतना ज्यादा बाहर निकल जाता है कि अंदर -70 के बदले -90 मिलीवोल्ट हो जाता है। नॉर्मली -70 मिलीवोल्ट होना चाहिए, लेकिन ज्यादा समय तक पोटेशियम आयन चैनल्स खुलने की वजह से जो पोटेशियम आयन्स हैं वो बहुत सारे बाहर चले जाते हैं, जिसके चलते अंदर वैसे भी निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स थे और ऊपर से और ज्यादा पोटेशियम बाहर चला गया तो और ज्यादा अंदर निगेटिव हो गया। तो कभी कभी अंदर कैसी कंडीशन बन जाती है, -90 मिलीवोल्ट की, मतलब अंदर बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया, बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, रेस्ट में कैसा होता है बेटा, पोलराइज्ड होता है। डीपोलराइज में अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, रीपोलराइज में वापस से अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। लेकिन रीपोलराइजेशन के लिए वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसके चलते बहुत सारा पोटेशियम आयन बाहर निकलता है, जिसके चलते कभी कभी ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स थोड़े लंबे समय तक खुले रहते हैं, तो बहुत सारे पोटेशियम बाहर निकल जाते हैं जितने नहीं निकलने चाहिए, और उस चीज को हम बोलते हैं बेटा हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। अंदर पहले से ही निगेटिव था, पोटेशियम भी बाहर चला गया तो अंदर और ज्यादा निगेटिव हो गया, तो जो -70 था वो अंदर -90 हो गया। दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। और इसी को बैलेंस करने के लिए बेटा क्या चालू हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें हम एटीपी दे करके 3 सोडियम बाहर निकालते हैं, और जो बहुत सारे पोटेशियम बाहर चले गए उनको हम वापस अंदर लेकर के आते हैं। एक एटीपी खर्च करके 2 पोटेशियम लाते हैं, फिर एक एटीपी खर्च करते हैं, फिर 2 पोटेशियम लाते हैं। तो दिस इज द फिनोमिनन जो कि वापस से इसको न्यूरॉन को रेस्टिंग मेम्ब्रेन यानी रेस्ट पर लेकर के आते हैं। समझ में आया? ठीक है, ऑल और नन लॉ मतलब जब तक थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा तब तक हम शुरू नहीं होंगे, और एक बार हम शुरू हो गए फिर हम अपना पहले पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद ही हम रुकेंगे। डन? यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये उसी चीज का एक डायग्राम, ये पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। ये देख लो, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, फिर डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन, यहाँ पे डीपोलराइज्ड और यहाँ पर रीपोलराइज्ड। तो आप ये तीनों देख सकते हैं, मतलब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गया, ये डीपोलराइज्ड हो गया, ये अभी भी पोलराइज्ड है, यहाँ से आगे आएगा, और ये वापस से जैसे ये डीपोलराइज्ड होके आगे आए ये वापस से पोलराइज हो जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे रीपोलराइज्ड न्यूरॉन। ठीक है,
चलिए अब थोड़ा सा बचा है, तो सिनैप्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सिनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स। दो पड़ोसी न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिनैप्स। अब ये सिनैप्स कहाँ कहाँ हो सकता है? एक न्यूरॉन का ये सिनैप्टिक नॉब, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जाके मिल सकता है, ठीक है, इसको मैं डेंड्राइट बोल दूंगी। और ये एक्सॉन का सिनैप्टिक नॉब है, तो इसको बेटा मैं क्या बोलूंगी? इसको हम बोलेंगे एक्सॉन डेंड्राइटिक सिनैप्स। एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच का जंक्शन। हाँ ये प्रॉब्लम है, अगर सोडियम आयन लंबे समय तक खुल जाएगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। एक बेटा ये एक्सॉन का नर्व एंडिंग है, ठीक है, और ये डेंड्राइट है, ये साइटोन है, ये इसका डेंड्राइट है, ये इसका डेंड्राइट है, ये इसका डेंड्राइट है, ठीक है, ये एक्सॉन, ये क्या है? साइटोन। तो यहाँ पे ये एक्सॉन और ये साइटोन, तो एक्सॉन और साइटोन के बीच के जंक्शन को हम बोलेंगे एक्सॉन साइटोन सिनैप्स, ठीक है। तो सिनैप्स एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में भी हो सकता है, एक्सॉन और साइटोन के बीच में भी हो सकता है, और एक्सॉन और मसल के बीच में भी हो सकता है, जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब बेटा इसको रब कर दूं, इसमें ऐसा कुछ था नहीं वैसे, तो इसको लिख देती हूँ मैं, सिनैप्सिस जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। और ये कैसे कैसे सिनैप्स हो सकते हैं? एक्सॉन डेंड्राइटिक सिनैप्स हो सकते हैं और एक्सॉन साइटोन सिनैप्स हो सकते हैं ना, एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में। ये एक सिनैप्टिक नॉब, ठीक है, ये अगला न्यूरॉन का डेंड्राइटिक सिनैप्टिक नॉब है, ठीक है, और मैंने आपको बताया ये दोनों मिलकर के बनाएंगे क्या? सिनैप्स, ठीक है। और सिनैप्स के बीच में ये जो जगह है खाली, इसको हम बोलते हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब खाली जगह, ठीक है। अब इस सिनैप्टिक क्लेफ्ट से, सिनैप्स से पहले एक मेम्ब्रेन है और सिनैप्स के बाद एक मेम्ब्रेन है, इसको मैं बोलूंगी, सिनैप्स से पहले की है ना, तो इसको मैं बोलूंगी प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। ये सिनैप्स के बाद की है, तो इसको मैं बोलूंगी पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अगला न्यूरॉन है, यहाँ पे ये अगला न्यूरॉन शुरू हो जाता है। चलिए अब ये एक्सॉन है बेटा, मतलब यहाँ पे ऐसे धीरे 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 करके मैसेज आ रहे हैं। कौन सा मैसेज आ रहा है? वही इम्पल्स जो एक जगह से चला था चला चला, वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता गया, डीपोलराइज होता गया, फिर पीछे वाला रिपोलराइज होता गया, ऐसे करते करते ये पोलराइजेशन कहाँ जाएगा? न्यूरॉन के बिल्कुल एंड तक आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये मैसेज यहाँ आएगा, तो अभी तक क्या ओपन हो रहे थे डीपोलराइजेशन के लिए? वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स। लेकिन जैसे ही बेटा ये मैसेज आएगा सिनैप्टिक नॉब के पास, तो यहां पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे। क्या होंगे? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन होंगे, क्या होगा? कैल्शियम इनफ्लक्स,
कैल्शियम इनफ्लक्स मतलब अंदर आने लग जाएगा, कैल्शियम अंदर आएगा, ठीक है, अंदर कैल्शियम हो जाएगा। अब बेटा यहां पर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट हैं, यहां पर प्रेजेंट हैं छोटे छोटे सिनेप्टिक वेसिकल्स। क्या है यहां पर, सिनेप्टिक वेसिकल्स। इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर केमिकल्स फिल्ड हैं और इन केमिकल्स को बेटा हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं इन केमिकल्स को हम, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या थे, जो न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास, इन्हीं को तो हमने बोला था न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे ही बेटा कैल्शियम आयन अंदर आया, कैल्शियम आयन के अंदर आते ही क्या हुआ, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये मूव करेंगे, भागना शुरू कर देंगे, किसके पास, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। किसके पास भागेंगे ये, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। और इनके अंदर क्या भरा हुआ है, इनके अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जैसे ही ये सिनेप्टिक वेसिकल्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से चिपकेंगे या उनसे कांटेक्ट में आएंगे, ये बर्स्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। और जैसे ही ये वेसिकल्स फटेंगे बेटा, इनके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कहाँ फैल जाएंगे, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स फैल गए। और इसी न्यूरोट्रांसमीटर्स के, याद करो मसल में भी बताया था न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स थे, एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर था, कहां पर, मसल के ऊपर। यहां पर ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स कहां होंगे, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट या सेल बॉडी पर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जाकर के किससे जुड़ जाएगा, अपने रिसेप्टर्स से। किससे जुड़ जाएगा, अपने रिसेप्टर्स से, जो कि कहां पर प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं बेटा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, ठीक है। इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के क्या प्रेजेंट हैं, रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स के साथ न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ के क्या बना लेंगे, रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेंगे, रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। और जैसे ही बेटा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो काम अभी तक पिछले न्यूरॉन में हो रहा था वो काम अब अगले न्यूरॉन में शुरू हो जाएगा। अब डिपेंड करता है बेटा ये न्यूरोट्रांसमीटर किस टाइप का है, ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट्स द इम्पल्स, पता ही नहीं इसमें क्या हो जाता है, टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, अगले न्यूरॉन के पास ये उस इम्पल्स यानी मैसेज को ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर बच्चा दो तरीके का हो सकता है, एक्साइटेटरी मतलब जो स्टिमुलेट करेगा अगले न्यूरॉन को कि तुम भी आगे भेजो, एक होता है इनहिबिटरी जो इनहिबिट करेगा न्यूरॉन को कि अब बस तुम तक ही था ये मैसेज, आगे मत भेज देना, ठीक है। जो एक्साइटेटरी है उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एसिटाइल कोलिन मसल में पड़ा था, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट, ये सारे के सारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। वहीं आपका डोपामीन, सेरोटोनिन, गाबा, ये सब बेटा आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। अब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, इसको मैसेज आगे पहुंचाना है ना, तो ये अगले न्यूरॉन में जाके क्या कराएगा, ये वहां जाकर के डीपोलराइजेशन करा देगा। डीपोलराइजेशन होगा तो वही अंदर सोडियम, फिर अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, वो पॉजिटिव आगे जाएगा तो धीरे धीरे वहां पर भी इंपल्स वैसे ही शुरू हो जाएगा जैसे पिछले न्यूरॉन में चल रहा था। लेकिन बेटा अगर ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो ये अगले न्यूरॉन में जाके क्या कराएगा, ये अगले न्यूरॉन में जाकर के हाइपर पोलराइजेशन कराएगा। हाइपर पोलराइजेशन मतलब ये अगले न्यूरॉन में जाकर के पोटेशियम आयन को बाहर निकालना शुरू कर देगा, जिससे कि वहां पर और ज्यादा अंदर निगेटिव हो जाए, बाहर और ज्यादा पॉजिटिव हो जाए। और उसको बैलेंस कौन करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप। और याद करो बताया था सोडियम पोटेशियम पंप तो रेस्ट में भी चलता है, तो वहां पर रेस्टिंग फेज ही रहेगा, वहां पर मैसेज आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ने सोडियम पोटेशियम मतलब हाइपर पोलराइजेशन कराया।
और अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो मैसेज को आगे भेजेगा। आगे भेजने के लिए बेटा वो क्या कराएगा, वहां पे डीपोलराइजेशन कराएगा। डीपोलराइजेशन होगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, मैसेज आगे, फिर वो चार्ज बन जाएगा ना, चार्ज आगे नेगेटिव की तरफ भागता जाएगा और मैसेज आपके नर्वस सिस्टम में पूरा न्यूरॉन्स के थ्रू चलता जाएगा। इज इट क्लियर बच्चा, इज इट क्लियर? एक चीज छोटी सी और, आपकी बॉडी में, यहां नहीं लिखूंगी, यहां तो मैं बैठी हुई हूं, आपकी बॉडी में दो तरीके के सिनैप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनैप्स प्रेजेंट इन योर बॉडी। ठीक है, दो तरीके के सिनैप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स और केमिकल सिनैप्स। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में इलेक्ट्रिक यानी चार्ज के फॉर्म में मूव करता है, जबकि केमिकल में केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर मूव करता है। ठीक है, मोस्टली बेटा हमारी बॉडी में केमिकल सिनैप्स है, मोस्टली हमारी बॉडी में केमिकल सिनैप्स हैं। हाँ, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, जबकि इलेक्ट्रिकल सिनैप्स हमारी बॉडी में कम है। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स कब होगा, जब यहाँ पर एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जगह बहुत थोड़ी सी होगी तो वो कूद जाएगा। लेकिन केमिकल सिनैप्स कब होगा, जब एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जगह बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे उसको केमिकल यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू मैसेज को अगले न्यूरॉन के पास भेजना होगा। इलेक्ट्रिकल में पास होगा तो वो कूद के आगे चला जाएगा। समझ में आया? ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हमने क्या क्या सीखा? वी हैव लर्नड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, वी हैव लर्नड अबाउट द न्यूरोग्लियल सेल्स, वी हैव लर्नड अबाउट नर्व इम्पल्स का जनरेशन एंड कंडक्शन and conduction, and take care, bye bye.